एपिसोड की शुरुआत पास्ट के एक सीन से होती है जब एक कार का एक्सीडेंट हो गया था। हीसू और उसकी मॉम उसी कार में थे और हीसू की मॉम को बहुत ज्यादा चोटें आई थी। सीन शिफ्ट होता है और हम हीसू और बोंगसोक को देखते हैं जो ऑडिटोरियम में थे। हीसू ने बोंगसोक को अपनी एबिलिटी के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि उसे उसके पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था। वो बोंगसोक से पूछती है, मेरे बताने पे तुमने कुछ पूछा नहीं, तुम क्या जानना नहीं चाहते कि मुझे क्यों निकाला गया था? बोंगसोक कहता है, जानना तो चाहता हूँ बट मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें कोई बुरी मेमोरी याद करनी पड़े। हीसू अपनी कहानी बताना शुरू करती है। वो बताती है कि जब वो छोटी थी तो वो लोग हमेशा शहर बदलते रहते थे। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि एक टाइम पे तो उसके डैड और वो उसी शहर की तरफ जा रहे थे जहाँ से बोंगसोक की मॉम उसे लेकर निकल रही थी। हीसू बताती है कि वो लोग 3 साल से ज्यादा कभी कहीं नहीं रहते थे। ऐसा लगता था जैसे वो लोग किसी से भाग रहे हों। उसके डैड डेली वेजेस में काम करते थे और जो भी काम उन्हें मिलता था वो करते थे। उनकी पहली प्रायोरिटी हमेशा हीसू ही होती थी। एक दिन फाइनली उसके डैड ने सेटल करना डिसाइड किया ताकि वो कॉलेज के लिए फोकस कर पाए। उन्हें किसी तरह एक माइनर का जॉब मिल गया था। तब तक हीसू भी हाई स्कूल में आ चुकी थी। उन्होंने एक छोटा सा घर भी ले लिया था जिसमें 10 साल जमा किए हुए सारे पैसे लग गए थे। कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में अब बस 140 दिन बचे थे। हीसू फिर बताती है कि उसके क्लास में एक नई लड़की ट्रांसफर लेकर आई थी जिसका नाम येवोन था, जो कि बहुत शांत नेचर की थी और किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके क्लास की बुली लड़कियों ने उसे अपना टारगेट बना लिया था और उन लड़कियों की जो लीडर यूरा थी वो येवोन की महंगी महंगी चीजें उससे जबरदस्ती ले लिया करती थी। क्लास में सबको पता था कि उसे बुली किया जाता है पर कोई उसे बचाने की कोशिश नहीं करता था। हीसू बस खुद को अपने डैड की वजह से रोक लेती थी क्योंकि उसके डैड यहाँ सेटल होकर बहुत खुश थे और उसका बस एक सेमेस्टर ही बचा था, तो वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहती थी। एक दिन यूरा को हेवन का स्वेटशर्ट पसंद आ गया था तो उसने बाकी बुलिस के साथ जबरदस्ती हेवन का स्वेटशर्ट खुलवा कर ले लिया था। उस दिन हीसू ने कुछ टीचर्स को जाकर इस बारे में इन्फॉर्म किया था। एक टीचर ने फिर क्लास में आकर सबसे कहा था कि किसी को भी अगर कोई बुली कर रहा है तो वो अपने हाथ उठाए, पर हेवन डर की वजह से हाथ भी नहीं उठा पाई थी। प्रिंसिपल को यूरा और कुछ लड़कियों पे शक था तो उन्होंने उन लोगों को बुलाकर वार्निंग दिया था कि आगे फिर से कोई कंप्लेन आई तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। इससे यूरा और चिढ़ गई थी और क्लास में अपने चाकू से सबको डराकर पूछ रही थी कि किसने उसके अगेंस्ट कंप्लेन किया है। वो क्लास में जब चिल्ला रही थी तो एक लड़का जो क्लास प्रेसिडेंट था उसने उसे रोकने की कोशिश की थी। तब यूरा के बॉयफ्रेंड ने, जो उसकी तरह ही एक बुली था, उसे बहुत मारा था। इस बार भी हीसू चुपचाप रह गई थी पर उसे बहुत गिल्ट हो रहा था। उसने उस लड़के से फिर पूछा था कि इतना मार खाकर उसने टीचर को कंप्लेन क्यों नहीं किया, तो उस लड़के ने कहा था कि गलती मेरी थी, मुझे भी बाकी लोगों की तरह सब इग्नोर करना चाहिए था। कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में अब 120 दिन बचे थे। एक दिन यूरा बाकी बुलिस के साथ आकर हेवन पर एक बाल्टी पानी डाल देती है और फिर उसी बाल्टी से उसका सर ढककर उसे मारने लगती है। आखिर हीसू से रहा नहीं जाता, वो खड़ी होकर यूरा को बाहर चलने को बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां मिलकर हीसू को मार रही थी और वो अकेली सबसे लड़ रही थी। यूरा ने अपना चाकू भी निकाल लिया था और मौका देखकर वो एक बड़े से पत्थर से हीसू के सिर पे मारती है, पर हीसू का घाव तुरंत हील हो गया था। यूरा ने फिर अपने चाकू से उसके चेहरे पे अटैक किया था पर वो भी हील हो गया था। अब यूरा डरकर पीछे हटने लग जाती है। वहाँ पे स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी बट रोकने के बजाय सब वीडियोस ले रहे थे। तभी वहाँ यूरा का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है एक बेसबॉल बैट लिए हुए और उसी से हीसू को मारने लग जाता है। हीसू वहाँ पड़े एक पत्थर से उसके पैर में मारती है और फिर उसके ही बेसबॉल बैट से उसके फेस पे जोर से मारती है। हीसू बताती है कि उस इंसिडेंट के बाद उस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था। उसने वायलेंस यूज किया था इसलिए उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था। इस स्कूल के अलावा और कोई भी स्कूल उसे एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था। उसके डैड ने उन सारी लड़कियों के पेरेंट्स से मिलकर उन्हें बहुत सारा पैसा दिया था सेटलमेंट के लिए और रिक्वेस्ट किया था कि उस पे चार्जेस न प्रेस करे। हीसू को अपने डैड के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ गया था सबके मेडिकल बिल्स और सेटलमेंट के पैसे देने के लिए। हीसू के बॉडी में एक भी चोट के निशान नहीं थे जिसकी वजह से वो लोग सेल्फ डिफेंस प्रूव नहीं कर पाए थे।
स्कूल से निकलते समय हिसू ने अपने डैड से पूछा था कि आपको पता था कि मैं ऐसी हूँ, तो उसके डैड ने कहा था कि नहीं, बट मुझे शक था और अब क्लियर हो गया। हिसू ने फिर पूछा था कि मैं ऐसी क्यों हूँ, तो उसके डैड ने कहा था क्योंकि तुम मेरे पे गई हो और अगर तुम्हारी मॉम ये जान पाती तो वो बहुत खुश होती। सीन शिफ्ट होता है और हम करंट टाइम का देखते हैं। हिसू के डैड पैसा लेने उसी स्टोर पे जाते हैं जहाँ पिछली रात उन्होंने चिकन डिलीवर किया था। ये आदमी उनसे बहुत रूडली बात कर रहा था, तो पहले तो वो इग्नोर करते हैं, पर फिर अपने रेस्टोरेंट के कार्ड को जमीन पे पड़ा देखकर थोड़ा गुस्सा और स्ट्रिक्ट वे में रिप्लाई करते हैं, तो वो आदमी डर के चुप हो जाता है। वहाँ से निकलते हुए वो देखते हैं कि एक हेयर सैलून के बाहर पुलिस और लोगों की भीड़ लगी थी। वो ये भी नोटिस करते हैं कि वहाँ के सारे सीसीटीवी को किसी ने तोड़ दिया था। फिर हम हिसू और बोंगसोक को देखते हैं। हिसू अभी तक पुरानी बातें ही याद कर रही थी। वो बोंगसोक को बताती है कि जब वो 4 साल की थी तो उसकी मॉम की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो भी उनके साथ उसी कार में थी और अपनी मॉम की बस वही मेमोरी उसे याद है। फिर हम मीहुन को देखते हैं जो नाजू के मर्डर से रिलेटेड फोटोज देख रही थी। फिर वो उसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास एक बिल्डिंग से उधर देख रही थी और अपने एबिलिटी की वजह से वो हिसू के डैड को भी क्लियरली वहाँ देख पा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर को देखते हैं। उसकी असिस्टेंट बताती है कि नाजू के मर्डर केस को उन लोगों ने रॉबरी दिखा दिया है और सोशल मीडिया में अपलोडेड सारे फोटोज भी डिलीट कर दिए हैं। दोनों के बाद से हमें ये भी पता चलता है कि जिनचोन, बोंगप्योंग और नाजू तीनों ही रिटायर्ड एजेंट्स थे। डायरेक्टर को शक था कि यूएस ने अपने क्लीनर को भेजा है उन एजेंट्स को मारने, पर इन लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं था। दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देखते हैं जो नाजू के फ्यूनरल सर्विस में पहुंचता है ताकि उसके बच्चों का पता कर सके। वहाँ एक लड़का आकर उससे पूछता है कि तुम मेरी मॉम को कैसे जानते थे। फ्रैंक को कोरियन अच्छे से नहीं आता था। ये लड़का नोटिस करके पूछता है तो फ्रैंक कहता है कि उसे कोरिया से अडॉप्ट किया गया था। इस पे वो लड़का कुछ और लोगों की तरफ दिखाकर कहता है कि हम सब भी ऑर्फन्स थे, हमारी मॉम ने हमें अडॉप्ट किया था, उनकी एक अपनी बेटी भी थी, पर फिर भी उन्होंने हमारे साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था और जब उनकी बेटी हाई स्कूल में थी तो उसकी डेथ हो गई थी। फ्रैंक इंग्लिश में पूछता है कि क्या वो एक अच्छी माँ थी, तो वो लड़का हाँ कहता है। उस समय हम एक लड़की को देखते हैं जो उन लोगों की बातें सुन रही थी। नेक्स्ट सीन में हम रेह्युक नाम के आदमी को देखते हैं जो शायद जेंगवन हाई स्कूल का प्रिंसिपल भी था। वो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर से मिलने पहुंचा था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि हिसू के इंसिडेंट के बाद रेह्युक यूरा से मिला था। यूरा ने उसे बताया था कि हिसू मॉन्स्टर है, उसे बहुत चोटें लगी थी पर अपने आप वो सारे घाव हील हो गए थे। रेह्युक एक्चुअली में डायरेक्टर के लिए NTDP यानी नेशनल टैलेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काम करता था और हिसू और बोंगसोक जैसे बच्चों पे नजर रखता था। डायरेक्टर रेह्युक से कहता है कि वो NTDP के फाइल्स को अच्छे से रखे, अगर वो बाहर लीक हो गया तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। फिर हम डायरेक्टर के टेबल पे रखी एक फाइल देखते हैं जो हिसू के डैड गुवन की फाइल थी और उसका कोड नेम था गुरयोंगपो। फिर हम जंगवन हाई स्कूल का सीन देखते हैं। बोंगसोक हिसू से कहता है कि उसकी मॉम ने उसके बचपन में ही उसके रूम के सीलिंग्स में मैट लगा दिया था ताकि उसे चोट न लगे, और अब उसके बड़े होने के बाद भी वो उसे हटाने नहीं देती क्योंकि उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि उसे चोट न लग जाए। वो हिसू से कहता है कि तुम्हारी मॉम को तो ये चिंता कभी नहीं होती होगी। हिसू को अपने डैड की बात याद आती है। उनकी बातों से यही लगा था कि उसकी मॉम को उसकी एबिलिटी के बारे में पता नहीं है। फिर हिसू को अचानक से एक्सीडेंट वाला सीन याद आ जाता है। उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने उसके घाव को हील होते देखा था और ये देखकर उन्होंने स्माइल किया था। फिर हम हिसू के डैड गुवन को देखते हैं जो नाजू के मर्डर वाली न्यूज टीवी पे देख रहा था। न्यूज में से रॉबरी बताया जा रहा था। दूसरी तरफ फ्यूनरल हॉल में हम बोंगप्योंग के बेटे को देखते हैं जो उसकी फोटो के सामने बैठा था। ये बोंगसोक के स्कूल बस वाला ड्राइवर ही था और इसके पास भी अपने डैड की तरह एबिलिटीज थी। इसके इमोशंस की वजह से पूरे हॉल के लाइट्स ब्लिंक होने लगे थे। फ्रैंक उस समय नाजू के मेमोरियल से निकला ही था और उसने शायद लाइट्स ब्लिंक होते देख लिया था। नेक्स्ट हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ कई दिनों के बाद कीसू वापस आया था। मिस्टर चोई एक लड़की को क्लास में इंट्रोड्यूस करते हैं जो दूसरे स्कूल से आई थी। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि हेवन ही थी। वो हिसू की तरफ देखकर स्माइल करती है तो हिसू भी स्माइल करती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।